जस्ट अ सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग इसका भी ऑन कर दे रहा हूँ कि अगर कहीं बीच में गड़बड़ हुआ तो मेरा ये टीचमेंट का गड़बड़ ओबीएस संभाल लेगा। चलो, तो बेसिकली अभी हम बता रहे थे रॉक जो होते हैं, रॉक हमारे चट्टान होते हैं। रॉक मैकेनिक्स और रॉक इंजीनियरिंग में अंतर बताएं, फिर रॉक बताएं आपको। रॉक में दो टाइप का चीज होता है, एक होता है मिनरल ग्रेन जो कंकड़ होता है छोटा छोटा, और उसको जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल ग्रेन में हमने बताया क्रिस्टलाइन इन नेचर, पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। और ग्लू में मैंने बताया फेरोस मटेरियल जो कि आयरन होता है, कैल्शियम वाला मटेरियल, मैग्नीशियम वाला मटेरियल और सिलिकस वाला मटेरियल ये होता है। ठीक है, ये बेसिकली बॉन्डिंग वगैरह करता है, उसके बाद जोड़ने का काम करता है। कभी भी अगर हम रॉक मास की बात करें, कभी भी अगर हम बोलेंगे रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, और रॉक मास की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर रॉक मास की बात करेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर चट्टान का, एक पर्टिकुलर समझ सकते हैं बड़ा स्टोन का हम बात कर रहे हैं, एक तो बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि देखो भैया वो जो चट्टान पड़ा है वो रॉक है। और जब हम रॉक मास की बात करेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, रॉक तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ रॉक का जो डिसकंटिन्यूटीज है वो आ जाएगा, जो माइक्रो क्रैक्स है उसके अंदर में, छोटा छोटा क्रैक्स है वो आ जाएगा, जो फीजर्स है उसके अंदर में वो आ जाएगा, जो वॉइड से छेद है उसके अंदर में वो आ जाएगा, जो जियोलॉजिकल फॉल्ट है, जूलॉजिकल फॉल्ट या जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो सभी आ जाएगा, उसमें जो सियर जोन होता है वो भी आ जाएगा, उसमें जो थ्रस्ट जोन होता है वो भी आ जाएगा। माने कुल मिलाकर के कहा जाए तो रॉक माने वो चट्टान बोलेंगे, जैसे दुकान में जाकर अगर हम बोलेंगे कि हमको हमको बेसिकली जाके बोलेंगे कि हमको आधा किलो चावल दे दो, तो आधा किलो चावल एक तरह से रॉक है, और हम बोलेंगे हमको 2 बोरा चावल दे दो तो रॉक मास है। तो कुल मिलाकर के रॉक का मतलब एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट का बात करें, एक सिंगल चट्टान का बात करें जो सामने रखा हुआ हो, वह स्टार्टा से अलग हो, है ना, रखा हुआ हो, उसको बोलते हैं। और रॉक मास का मतलब होता है, रॉक मास का मतलब बेसिकली होता है जिसमें डिसकंटिन्यूटी ये सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक हम चीज लिख रहे हैं भैया, इसको याद कर लो, इसको चाट लो, इसको रट लो, इसको जहां लिखना है लिख लो। ठीक है, चलिए, एक होता है शुगर क्यूब। शुगर क्यूब, ये लाइन तो लिख लीजिएगा, शुगर क्यूब, है ना। स्पेलिंग मेरा काहे गलती होता है पता नहीं, जब मास्टर लोग पढ़ा रहा था स्कूल में तो हम पीछे बैठ के मजे कर रहे थे। चलिए, शुगर क्यूब क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ब्लॉक, ऑफ द ब्लॉक ऑफ रॉक मास, ऑफ रॉक मास। अगर कभी ये लाइन आपको दिखा मिले ना तो इसका मतलब होता है शुगर क्यूब। ये क्या होता है सर समझिएगा, एक चट्टान लिए, चट्टान को हथौड़ी मार मार के, छेद छेद के हथौड़ी मार के उसका छोटा सा टुकड़ा कर दिया। अब उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा के फिर उसको चट्टान को मारे हथौड़ी से, थोड़ा सा मार मार के उसका एक छोटा सा और टुकड़ा मिल गया। अब हम इस छोटा सा टुकड़ा को क्या किया, मिक्सी में पीस दिए, है ना। ग्राइंडर आता है सर बजाज वाला, ग्राइंडर में डाल के पीस दिए। अब उसमें से जो सबसे छोटा कण मिलेगा ना, जो सबसे छोटा कण मिलेगा जिससे ज्यादा और छोटा नहीं हो सकता है, उसे हम कहेंगे शुगर क्यूब। क्या कहेंगे, शुगर क्यूब। जैसे सेल होता है ना हमारा बॉडी का, जैसे हमारा बॉडी का सेल होता है ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज सेल, उसी तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी रॉक मास इज नॉन एज शुगर क्यूब। क्या कहा जाता है, शुगर क्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉक मास किस चीज से मिलके बना है, कौन सा यूनिट से मिलके बना है, तो आपको फटाक से कहना है शुगर क्यूब से मिलके बना है। या फिर ये लाइन छाप देगा तो आपको फटाक से आंसर में टिक करना है शुगर क्यूब। या अगर बोलेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी रॉक मास इज नॉन एज शुगर क्यूब। ठीक है, चल यहां तक क्लियर हो गया, चल रहा है ठीक ठाक। ओके, बैक बेंचर ऑलवेज नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा नहीं होता यार। आई एम ए विद्यार्थी ऑफ माइनिंग, अभी तक अपने आप को कभी टीचर समझे ही नहीं। चलो आगे आते हैं, फील्ड एप्लीकेशन। फील्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। फील्ड एप्लीकेशन, फील्ड एप्लीकेशन का मतलब भैया रॉक मैकेनिक्स आप पढ़ तो लीजिएगा, इस्तेमाल कहीं कीजिएगा कि खाली पढ़ लीजिएगा। तो इस्तेमाल तो हम करेंगे भाई, बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, दो चार को एग्जाम्पल बताइए तो। जी बिल्कुल समझते हैं। अगर आप कहीं डैम बना रहे हैं तो आप रॉक मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो बिल्कुल करेंगे। आप कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप रॉक मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो बिल्कुल करेंगे। आप कहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं, आप रॉक मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो बिल्कुल करेंगे। बनाएंगे तो चट्टान के ऊपर ही ना, जमीन के ऊपर ही बनाएंगे ना भाई, हवा में तो बनाएंगे नहीं। इसके बाद अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग में इसका इस्तेमाल होगा, जो बिल्कुल होगा। माइनिंग में जितना भी सपोर्ट लगाया जाता है, सपोर्ट को जानने के पहले उसमें मैकेनिक्स वाला, रॉक मैकेनिक्स का जिसको नॉलेज हो, ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एरिया वाइज। ठीक है, कुछ ना कुछ इंजीनियर होते हैं या फिर
अगर इंजीनियर हमारे पास नहीं है तो फिर हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, जैसे सिम्पर हो गया, है ना, QCI हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हो गया, इसके बाद CMPDIL हो गया। ऐसे ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम हायर करते हैं जो हमारा माइंड में आए, स्टार्टा का सैंपल ले, उसके बाद हमको बता दे कि हाँ भैया रॉक मैकेनिक्स आप मतलब कौन कौन सा टाइप का सपोर्ट लगाना है, नहीं लगाना है। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब फील्ड एप्लीकेशन, ये सब क्या है, ये सब फील्ड एप्लीकेशन। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे टनल हो गया, ठीक है, गैलरी हो गया, है ना, माइंस में, ठीक है, मेथड ऑफ वर्किंग अगर हम करें उसमें भी रॉक सपोर्ट का यूज होता है, सपोर्ट। तो ये सभी का सभी आपका फील्ड एप्लीकेशन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सभी के सभी आपके फील्ड एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और अंदर जाने का कोशिश करते, बहुत ज़्यादा अंदर जाना भी ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बीच में अगर कुछ ऐसा मिलता है तो हम समझा देंगे, बाकी कोई नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, आते हैं हम डीजे देशमुख के ऊपर। डीजे देशमुख में देखो, सबसे पहले अगर जब पढ़ोगे ना तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा प्रेशर आर्क थ्योरी, ठीक है। क्या मिलेगा, प्रेशर आर्क थ्योरी। ये क्या होता है प्रेशर आर्क थ्योरी, इसको समझने का कोशिश हम करते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड है बाबू, देख लेना। प्रेशर आर्क थ्योरी क्या होता है समझते हैं। मान के चलिए ऐसा है, ये है हमारा सरफेस, ये सरफेस है, देखो आदमी है, पेड़ है सरफेस। इसके बाद इसके जमीन के नीचे कुछ नीचे आप यहाँ पे क्या है, ये कोल सेम है, ये क्या है, कोल सेम। ये आपका कोल सेम यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, जिसको हम पिंक कलर से घेर रहे हैं, इसको आप क्या किए, इसको कट करके गैलरी बना दिए। क्या किए, कट करके गैलरी बना दिए। तो पहले फोर्स क्या था, पहले फोर्स ऐसे आ रहा था, पिंक कलर का जो एरो दिखा रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। पहले जो प्रेशर पड़ रहा था जमीन में कुछ ऐसे आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब प्रेशर कट के थोड़ा अलग टाइप से आने लगा। अब यहाँ पे हम एक डाटा बताना चाहते हैं। आपको अगर पूछा जाएगा कि बताइए, आप जमीन से, आपको बोलेगा कि आप सरफेस से 100 मीटर नीचे खड़े हैं, आप सरफेस से 100 मीटर नीचे खड़े हैं, तो अब आप बताइए कि आप कितना प्रेशर झेल रहे हैं, कितना प्रेशर झेल रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो कोई किताब में दिया ही नहीं है, ये तो बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन पूछा। नहीं मेरे भाई, डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे, बट डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा, हम ये बताना चाह रहे हैं। क्यों, समझते हैं। डीजे देशमुख साहब में एक लाइन लिखा हुआ है, अगर उस लाइन को गौर से पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, पढ़ा दे रहे हैं। देखो ऐसा है कि जब आप सरफेस से नीचे जा रहे होते हैं ना, ये क्या है, सरफेस हरा कलर में लेते हैं, ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। आप सरफेस से नीचे जा रहे होते हैं, तो हर मीटर नीचे जा रहे, तो जब 1 मीटर नीचे जाते हैं ना, तो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर झेल रहे होते हैं। हर मीटर नीचे जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, 1 मीटर और नीचे चले जाइए तो फिर प्लस कीजिए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर नीचे जाएंगे 1 मीटर, फिर इसमें प्लस कीजिए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर नीचे जा रहे 1 मिनट, फिर इसमें प्लस कीजिए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर 100 इंटू 0.2 अगर हम कर दें तो मेरा डाटा आ जाएगा कि कितना प्रेशर झेल रहे हैं, कितना प्रेशर झेल रहे हैं। ये हमारा डाटा 100 इंटू 0.2 है ना, या इतना प्रेशर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में झेल रहे हैं, यानी कि 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हम झेल रहे होते हैं अगर हम 100 मीटर नीचे खड़े हैं जमीन के। अगर हम जमीन के 100 मीटर नीचे खड़े हैं तो हम 20 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 20 किलो का वजन पड़ रहा है सर, समझ रहे मेरी बात। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है आप देखिए, वो स्केल लीजिए जिसमें सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर पकड़िए और उसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब एक दो ऐसे छोटा सा एक घेरा कर दीजिए, है ना। इतना जगह पे 20 किलो वजन पड़ रहा है, 20 किलो वजन पड़ रहा है, कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है समझिएगा। अगर हम आपसे पूछते यही बात कि बताओ आप जमीन के 1000 मीटर नीचे खड़े हो, आप जमीन के 1000 मीटर नीचे खड़े हो, तो बताओ प्रेशर कितना लग रहा है। आप कहेंगे सर ये तो गेट का सवाल है। नहीं, गेट का सवाल नहीं है मेरे भाई, डीजे देशमुख में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको बस कैलकुलेट करना है। 1000 मीटर नीचे खड़े हैं, प्रेशर कितना पड़ रहा है बताना है, पड़ रहा है बताना है। चलिए बताइएगा, यूनिट हम मान के चलते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको खाली डाटा बताना है। चलिए
शुरू हो जाइए। कैलकुलेटर आपके सामने है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें ऊपर से ऑप्शन दे सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। हम 1000 मीटर नीचे बोले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो सही है, सही, सबका सही है, सबका सही है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक चीज सोचिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सर, 1 सेंटीमीटर स्केल है ना, एक स्केल, उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नापिए, इधर से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना वजन पड़ रहा है? 200 किलो। अरे बाप रे, 200 किलो। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे जैसे आप जमीन के नीचे जा रहे होते हैं, प्रेशर इस इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहा होता है कि फिर उसको हैंडल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर 200 किलो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में फोर्स दे रहे हैं, तो अगर आप इसमें सपोर्ट लगा रहे हैं, तो सपोर्ट कम से कम दुगना कैपेसिटी का होना चाहिए, यानी कि 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्क्वायर में वजन संभाल सके, ऐसा सपोर्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप रॉक मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे तो बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि कितना वजन पड़ रहा है? आपको खाली पता चलेगा अरे बहुत वजन पड़ रहा है, जमीन में नीचे जाएंगे बहुत वजन पड़ेगा, कितना वजन पड़ेगा भाई, कौन सा सपोर्ट लगाएंगे, कितना टन कैपेसिटी किसका होता है, कैसे पता चलेगा? रॉक मैकेनिक्स से पता चलेगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, दो चट्टाने होती हैं, उसमें पतला 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 बहुत सारा लेयर होता है, इस लेयर को कहते हैं हम सिंपल भाषा में बेडेड प्लेन, या बेडेड प्लेन, बेडिंग प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो बेडिंग प्लेन है, ये अगर ये अगर 0.75 सेंटीमीटर, किताब में देखेंगे 75 लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम होता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको चल जाएगा। 0.75 सेंटीमीटर, बेसिकली लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है ना, बेडिंग प्लेन का बीच का दूरी। तो बताइएगा उसे कैसा चट्टान कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा फ्लैगी चट्टान। क्या कहा जाएगा? फ्लैगी रॉक कहा जाएगा, उसे फ्लैगी कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर वो बेडिंग प्लेन 0.75 सेंटीमीटर से लेकर के 1.2 सेंटीमीटर दूर है, तो उस कंडीशन में 1.2 मीटर दूर है, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे बेडेड प्लेन। उसे क्या कहेंगे? बेडेड। और वही वाला अगर 1.2 मीटर अपार्ट है, वही वाला 1.2 मीटर अपार्ट है, तो इसे कहेंगे मेसिव चट्टान। क्या कहेंगे? मेसिव रॉक कहेंगे, बेडेड रॉक कहेंगे, फ्लैगी रॉक कहेंगे। ये कहाँ दिया है? डीजे देशमुख में दिया है। स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर, यही सबसे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलिए, ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे थे एग्जाम जब लिए थे अभी 100 नंबर का, तो आज आपका यही वाला सवाल हम आपसे पूछे थे। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म होता है इमीडिएट रूफ, इमीडिएट रूफ, और एक होता है इमीडिएट फ्लोर, इमीडिएट फ्लोर, इमीडिएट फ्लोर। व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट रूफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट फ्लोर? इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो समझते हैं। देखो भैया, ऐसा है, ये है सरफेस, सरफेस में पेड़ है, एक और पेड़ है, एक और पेड़ है, वो आदमी खड़ा है, और एक झोपड़ी है। ठीक है, छोड़ो यार झोपड़ी, तो चलो, अभी जमीन के नीचे आप जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका कोल सीम, ये क्या है? ये है आपका कोल सीम। ओके, ये कोल सीम है। अब इस कोल सीम में जो आप गैलरी बनाए हैं, वो गैलरी कुछ आधा दूरी तक है। वो गैलरी क्या है? कुछ आधा दूरी तक है, मतलब गैलरी जो है, गैलरी कुछ इतना हाइट है, लेकिन कोल सीम का मोटाई कुछ इतना है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जहां पे कोल सीम खत्म हो रहा है, ठीक है, जहां पे कोल सीम खत्म हो रहा है, उसके ऊपर, उसके ऊपर 6 मीटर तक का एरिया को आप क्या कहेंगे? इमीडिएट रूफ कहेंगे। क्या कहेंगे? इमीडिएट रूफ कहेंगे। हमने क्या बताया? हमने बताया जहां पे कोल सीम समाप्त हो रहा है, कोल सीम समाप्त हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लू वाला लाइन खींचे, इसके 6 मीटर ऊपर तक का एरिया को, इसके 6 मीटर ऊपर तक का एरिया को हम क्या कहेंगे? इमीडिएट रूफ कहेंगे। कॉल कर रहा बच्चा यार, एक मिनट देख लेते हैं, कोई रिक्वेस्ट, हाँ पता है रिक्वेस्ट किया होगा, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा होगा। चलो ठीक है, आ जाते वापस टॉपिक पे, जस्ट अ सेकेंड। एक्सेप्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, आप आ जाइए, लाइव आ जाइए। चलिए, नया नया बच्चा होता है, ज्वाइनिंग करता है, दिक्कत होता है। 6 मीटर होता है इमीडिएट रूफ। क्या होता है? 6 मीटर इमीडिएट रूफ होता है। अब अगर हम बोलेंगे इमीडिएट फ्लोर, यानी कि जो कोल सीम है उसके कितना मीटर नीचे तक का जो एरिया होगा, उसे हम इमीडिएट फ्लोर कहेंगे। तो याद रखिएगा 3 मीटर, कोल सीम के 3 मीटर नीचे तक का जो एरिया होगा, उसे हम इमीडिएट क्या कहेंगे?
इमीडिएट फ्लोर कहेंगे। तो याद रखिएगा इमीडिएट रूप कितना होता है, इमीडिएट रूप के तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है उड़ता उड़ता भाई साहब, इसलिए दिमाग एकदम अलर्ट रखिएगा, एमसीक्यू कभी भी हम किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट रूप होता है 6 मीटर अबव कोलसिम, 6 मीटर अबव कोलसिम होता है, इसको हम लोग इमीडिएट रूप कहते हैं। अगर हम इमीडिएट फ्लोर की बात करें, इमीडिएट फ्लोर की बात करें 3 मीटर बिलो, 3 मीटर बिलो कोलसिम होता है इमीडिएट फ्लोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता रहे थे प्रेशर आर्क थ्योरी, प्रेशर आर्क थ्योरी में क्या था, पहले तो सब जगह फोर्स पड़ रहा था एकदम यूनिफॉर्मली, ठीक है, लेकिन अब बीच का एरिया को हम काट लिए। तो जैसे बीच का एरिया काट लिए, जितना भी फोर्स बीच में पड़ रहा है ये फोर्स खत्म हो जाएगा, ये फोर्स खत्म हो जाएगा और ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब फिर से बट जाएगा फोर्स, फोर्स जो पड़ रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है वो फिर से बट जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, ये फिर से बट जाएगा, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब कैसा फोर्स लगेगा देखते हैं। अब फोर्स जो लगेगा, अगर बीच का एरिया को हम काट दिए हैं तो साइड में तो चलो भाई ऐसा फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये साइड में भी ऐसा फोर्स लग रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जो बीच का फोर्स है वो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, आर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेशर आर्क थ्योरी, क्या बोलते हैं, प्रेशर आर्क थ्योरी कहते हैं, ठीक है, प्रेशर आर्क थ्योरी कहते हैं। अभी देखो जो पिलर पे फोर्स लग रहा है ना, जो पिलर पर फोर्स लग रहा है, पिलर कटने के बाद जो गैलरी है, बीच का गैलरी है, ये गैलरी कटने के बाद जो फोर्स लग रहा है पिलर पे, इसको हम लोग बोलेंगे अबुटमेंट प्रेशर, अबुटमेंट प्रेशर, अबुटमेंट प्रेशर, अबुटमेंट प्रेशर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं अबुटमेंट प्रेशर। यानी पिलर कटने के बाद या गैलरी कटने के बाद जो फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को अबुटमेंट प्रेशर कहा जाता है, ऐसे प्रेशर को अबुटमेंट प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। चलो आई होप आपका क्लियर होगा, ठीक है। चल यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्रेशर आर्क थ्योरी में आपको, प्रेशर आर्क थ्योरी में बेसिकली दो तीन टर्म आपको समझ में आ गया कि एक एक और टर्म होता है, इसको समझिएगा, बैंड सेपरेशन। कभी न कभी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए एक एक टर्म को समझते चलिए, हो सकता है टर्म को ही क्वेश्चन बना दे, है ना, डेफिनेशन दे दे, अब बोले बताओ इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है, जो इमीडिएट रूप होते हैं ना, मान के चलिए गैलरी, ये क्या है, गैलरी, गैलरी के ऊपर में क्या है, एक लेयर है, ये क्या है, ये रूफ का लेयर है, रूफ का लेयर है। ये रूफ का लेयर अगर गिर जाएगा ना, अगर ये रूफ का लेयर गिर जाएगा या गिरने वाला रहेगा, तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप कहते हैं बैंड सेपरेशन, क्या कहते हैं, बैंड सेपरेशन कहते हैं। यानी जो रूफ का लेयर है अपना वेट के कारण, अपना वेट के कारण, अपना वेट के कारण गिर जाए या गिरना चाहे, तो ऐसे फेनोमिनन को कहते हैं बैंड सेपरेशन, क्या कहते हैं, बैंड सेपरेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये टर्म हो गया। तो प्रेशर आर्क थ्योरी में बेसिकली यही सब दो चार वो टर्म था, जो टर्म हम आपको बताएं। अब दो चार वो और भी टर्म है, उसको समझिएगा। एक होता है क्रीपिंग, एक होता है हीविंग, ये दोनों का मतलब समझिए, ठीक है, ये दोनों का मतलब समझिए। एक होता है हीविंग, हीविंग को हम लोग फ्लोर हीविंग भी कहते हैं, और क्रीपिंग को हम लोग रूफ क्रीपिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है समझते हैं। मान के चलिए ये आपका पिलर है, ये आपका पिलर है, यानी कि फ्रंट से आप कोई गैलरी को देख रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। नीचे का जमीन जो है वो कमजोर है, नीचे का जमीन कमजोर है, कमजोर है, ठीक है। ऊपर का जो ये जो पिलर है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये जो पिलर है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है पिलर, लिफ्ट तरी बंद है, जमीन कमजोर है, ठीक है। तो जमीन जब कमजोर है तो क्या होगा, जो मजबूत वाला पिलर है ना, इसका प्रेशर पड़ेगा नीचे, इसका प्रेशर पड़ेगा नीचे। अब जब जमीन में प्रेशर पड़ेगा, जमीनवा कमजोर है, तो बीच से जमीनवा थोड़ा सा उठ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जमीनवा थोड़ा सा बीच से क्या होगा, उठ जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लोर हीविंग, क्या कहते हैं, फ्लोर हीविंग कहते हैं, फ्लोर हीविंग कहते हैं। तो ध्यान रहे, जमीन का उठ जाना प्रेशर के कारण, अगल बगल का जो पिलर है मजबूत है ज्यादा और जमीन मेरा कमजोर है, जिसके कारण फ्लोर हीविंग होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं क्रीपिंग क्या होता है भाई, क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग। तो देखो ऐसा है कि मान के चलिए ये है दो गो रूफ, सॉरी ये दो गो हपार आपका क्या है, पिलर है, ये क्या है, पिलर है, ये आपका क्या है, पिलर है, ठीक है।
पिलर तो स्ट्रांग है, पिलर स्ट्रांग है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जमीन मेरा मजबूत है, जमीन भी मजबूत है, लेकिन मेरा रूफ क्या है, रूफ मेरा कमजोर है सर, रूफ मेरा कमजोर है, जिसके कारण रूफ क्या होता है, रूफ थोड़ा सा झुक जाता है, रूफ क्या होता है, रूफ थोड़ा सा झुक जाता है, रूफ झुक जाता है। ऐसे फेनोमेनन को आप कहते हैं क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग। या तो क्रीपिंग बोलिए या फिर रूफ क्रीपिंग बोलिए, दोनों का दोनों मतलब सेम होता है। क्रीपिंग का मतलब होता है रूफ का थोड़ा सा झुक जाना, रूफ का थोड़ा सा झुक जाना क्रीपिंग कहलाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ओके, ठीक है। अभी देखो एक दो स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट इसको लिख लो या रट लो या पढ़ लो, जो करना है करो, क्योंकि स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार स्टैटिक प्रेशर से, इसको सिंपल करके लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अबुटमेंट प्रेशर, अबुटमेंट प्रेशर क्या होता है हमने पढ़ा। अबुटमेंट प्रेशर क्या होता है, बीच से कोई गैलरी कट जाता है तो गैलरी का वजन अगल बगल के पिलर में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे प्रेशर को आप अबुटमेंट प्रेशर कहते हैं। अबुटमेंट प्रेशर हमेशा स्टैटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। स्टैटिक प्रेशर मतलब पहले जो प्रेशर लग रहा था उसके तुलना में बाद वाला प्रेशर, यानी पिलर बीच में कट गया, कटने के बाद अब जो प्रेशर लग रहा है, अब प्रेशर जो दीवार पे लग रहा है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यही बोला जाता है अबुटमेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक प्रेशर। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप रट लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटर डेप्थ में कैसे कैसे बढ़ता है आपको पता चल गया है। इसके बाद एक एक टर्म है, जिसको मैं लिखा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम, द मैक्सिमम width of the maximum width of roadway, the maximum width of roadway is known as width of, width of maximum pressure arc। क्या कहा गया है, कहा गया कि मान के चलिए कोई गैलरी है, मान के चलिए कोई गैलरी है, उसका जो चौड़ाई है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम चौड़ाई है उसी को मैक्सिमम प्रेशर आर्क कहा जाएगा, उसी को मैक्सिमम प्रेशर आर्क कहा जाएगा। यही लिखा हुआ है एक सिंपल भाषा में, तो मतलब कुल मिलाकर के वही है सर, है ना। घुमा फिरा के थोड़ा लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी है आपका सिंपल चीज, ठीक है। चलिए अभी एक टर्म होता है डेड वेट, एक टर्म को समझते चलिएगा। एक टर्म होता है डेड वेट, डेड वेट ऑफ द स्टार्टा। ये डेड वेट का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। डेड वेट का मतलब होता है मरा हुआ वजन, मरा हुआ वजन। अब आप कहेंगे कि मरा हुआ वजन का क्या मतलब होता है, हिंदी में ऐसे लिखाएगा मरा हुआ वजन, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो ऐसा है कि हमने अभी बताया था कि मान के चलिए ये कोल सीम है, ये क्या है, ये कोल सीम है, स्पेलिंग समझिएगा। कोल सीम में क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी तरह से प्रेशर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट। अभी हम इसको टच नहीं किए, अभी कोल सीम क्या है, वर्जिंग है, इसको हम टच नहीं किए हैं, ये कोयला अभी नहीं खुदा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो भी प्रेशर होंगे, ये प्रेशर आपका बैलेंस्ड होंगे, प्रेशर आपका क्या होगा, प्रेशर आपका बैलेंस्ड होगा। और इस कंडीशन में जो वजन पड़ रहा है, इस कंडीशन में जो वजन पड़ रहा है स्टार्टा का, स्टार्टा का जो भी वजन पड़ रहा है, ऐसे वजन को आप कहते हैं डेड वेट। क्या कहते हैं, डेड वेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेड वेट जहां पे अनएक्सट्रैक्टेड है, जो कोल सीम अनएक्सट्रैक्टेड है उसी कोल सीम का डेड वेट हो सकता है। अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं या स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर उसमें डेड वेट नहीं लगेगा, उसमें अलग अलग वेट लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा रॉक मैकेनिक्स में, तो आ ही रहे हैं, अभी रॉक मैकेनिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा सा डीपली हम लोग समझने का कोशिश करते हैं भाई साहब। एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। पहले तो ये दोनों का अंतर समझ लो। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मान के चलिए ऐसा है कि हम आज आए हैं ड्यूटी से, ड्यूटी से आने के बाद बोले कि यार माथा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा मेरा माथा दबा दो। तो पूछा घर वाला कि भाई काहे दबा दे माथा, माथा काहे दर्द कर रहा है। तो हम बोलेंगे यार बहुत काम का स्ट्रेस था, आज बहुत काम था, बहुत झंझट था, बहुत बर्डन था, माथा में पूरा बोझ लेके घूम रहे थे, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। तो कुल मिला करके इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए ये क्या है, ये एक ब्लॉक है, एक ईंट है, ऐसा मान लेते हैं कि ये एक ईंट है। इस ईंट में अगर हम इधर से प्रेशर दें और इधर से प्रेशर दें, ऊपर से प्रेशर दें, नीचे से प्रेशर दें, दोनों तरफ से हम प्रेशर दे रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर को हम कहेंगे स्ट्रेस। या तो ऊपर से दे, यदि नीचे से दे, यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से हम दबाव दे रहे हैं, कोई भी एंगल से दे, अगर हम इसमें कहीं भी एंगल से दबाव दे रहे हैं तो ऐसे प्रेशर को आप स्ट्रेस कहेंगे।
और स्ट्रेन का क्या मतलब होता है इसको भी हम समझते हैं। स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। क्या मतलब होता है? खिंचाव मतलब होता है, जिसे हम समझते हैं। मान के चलिए ये एक रबड़ है, क्या है भाई? ये एक रबड़ है। इस रबड़ को हम इधर से और इधर से खींचते हैं, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, रबड़ जैसे हम खींचेंगे तो रबड़ का जो ओरिजिनल आपका साइज था, ओरिजिनल साइज हम आपको पिंक से घेर दे रहे हैं, है ना, पिंक कलर से घेर दे रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल वेट को हम पिंक कलर से घेर दे रहे हैं। तो ये आपका ओरिजिनल था, ये आपका क्या था, ओरिजिनल लेंथ था। अब यहाँ देखिए लेंथ इधर बढ़ा कुछ और इधर बढ़ा कुछ, ठीक है। तो आप देख रहे L1 प्लस एल प्लस L2, है ना, इसको 2 कर दे रहे, तो ये वजन बढ़ गया है, लेंथ जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं खिंचाव। इधर जो प्रेशर पड़ रहा है, इधर जो प्रेशर पड़ रहा है, ऐसे प्रेशर को आप कहते हैं खिंचाव। जिस प्रेशर को के कारण वो बॉडी डिफॉर्म हो सकता है, अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, लंबाई बढ़ा सकता है, ऐसे प्रेशर को आप कहते हैं खिंचाव यानी स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन, आई होप आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। स्ट्रेस बेसिकली तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो बहुत कुछ है अगर डिवाइड करें तो, है ना। टेंजेंशियल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनली भी होता है, उसके बाद ट्राइक्सियल भी होता है, यूनिएक्सियल भी होता है, बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको एक सिंपल वे में समझाने का कोशिश करें तो स्ट्रेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और तीसरा होता है आपका, तीसरा आपका होता है टेंसाइल हो गया, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ये तीन कैटेगरी में बेसिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव क्या होता है समझते हैं। कंप्रेसिव का मतलब है, मान के लिए एक चट्टान है, इसको हम यूनिफॉर्मली इसी एक्सिस पे कंप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। और जितना क्षमता ये सह सकता है, ऐसी क्षमता को आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। सिंपल भाषा में समझिएगा, अगर टेक्निकल वर्ड पे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है डेफिनेशन। चलिए दूसरा समझते हैं, टेंसाइल वाला, ठीक है। टेंसाइल वाला हम समझते हैं। तो मान के चलिए अगर हम इधर से प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि लंबा लंबा प्रेशर ना देके लॉन्गिट्यूडनल प्रेस दे रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर दे रहा है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। कंप्रेसिव में क्या बताएं हम, कंप्रेसिव में बताएं कि ऊपर नीचे वर्टिकली दे रहे हैं, फुट प्रेशर वर्टिकली दे रहे हैं, और इसमें क्या दे रहे हैं, इसमें हम लंबाई के अलॉन्ग प्रेशर दे रहे हैं, तो इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी इसी को कहा जाता है। और तीसरा नंबर पे आता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस कुछ ऐसा होता है, अगर एक प्रेशर हम यहाँ दे रहे हैं, एक प्रेशर, तो एक प्रेशर हम यहाँ देंगे, मतलब ये है कि कोना कोनी प्रेशर दे रहे हैं। अगर ये ए कोना है, ये बी कोना है, ये सी कोना है और ये डी कोना है, तो आप देख रहे हैं कि ए कोना का एकदम अपोजिट में है सी कोना, मतलब एकदम कोना कोनी अगर प्रेशर दे रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर को आप शियर स्ट्रेस कहेंगे। इतना हम आपको साइंस विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। देखो भाई सब ऐसा है, कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता, स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, क्षमता। जैसे हम अगर बोलेंगे कि बीसीसीएल में 1 लाख रुपया इनाम मिला, एगो लड़का जो है वो महा मैराथन दौड़ा, मतलब एक तो दौड़ था, अगर वो दौड़ कंप्लीट कर लेता था तो 1 लाख रुपए का इनाम था, वो लड़का जीत गया, उसके पास इतना क्षमता था कि वो 40 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता था, ठीक है। कोई न्यूज सुने इसके बारे में, बताइएगा किसी को जानकारी है। लड़का का नाम मेरे को नहीं पता है, और कितना किलोमीटर का रेस था, शायद 10 का था, ये भी मेरे को आइडिया नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम समझाना चाह रहे हैं कि इस लड़का का क्षमता है कि वो 40 किलोमीटर तक लगातार दौड़ सकता है, 40 किलोमीटर तक लगातार दौड़ सकता है। तो ये क्या है सर, ये इसका क्षमता है। जितना वजन कोई सब्सटेंस उठा सकता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग उसका स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उसका स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए इसके लिए। देखो भैया ऐसा है कि हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रॉक का एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, रॉक का क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि आप जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे,
रॉक में ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद रॉक से रॉक का कोर बाहर निकालते हैं, रॉक का क्या निकालते हैं, कोर बाहर निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका जांच करते हैं, अलग अलग प्रोसेस से उसका जांच करते हैं। रॉक कोर कैसे बाहर निकालते हैं, मान के चलिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है। सरफेस में आप क्या किए, आप बोरिंग किए, बोरिंग करने के बाद जो बोरिंग किए तो इसके अंदर में भी चट्टान था ना भाई, जहां से आप जमीन में ही तो घुसा रहे हैं ना रॉड, तो जमीन के अंदर भी चट्टान होगा। तो इस चट्टान को आप रिकवर कर लिए, किसी तरह से बाहर निकाल के रिकवर कर लिए, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर। थोड़ा सा निकालो, ज्यादा निकालो, बहुत ज्यादा निकालो, इसको हम लोग कोर, कोर ही बोलेंगे, कोर ही बोलेंगे, ठीक है, कोर बोलेंगे इसको, ओके। तो कोर क्या होता है, बेसिकली रॉक कोर का मतलब होता है चट्टान से अंदर से जो ड्रिल करके हम बाहर निकाले उसे रॉक कोर कहते हैं। अब इस रॉक कोर का ना दो तरीके से, दो तरीके से बेसिकली रिकवरी किया जाता है, दो तरह से रिकवरी या यूं कहेंगे एक्सप्लोरेशन किया जाता है। एक्सप्लोरेशन मतलब जांच करना उसका प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज का जांच करना, प्रॉपर्टीज का जांच करना। इतना डिटेल में नहीं लगता है कि कहीं पढ़ाया जा सकता है या कहीं किताब में होगा मे भी, है ना। चलो कोई नहीं, समझाते हैं। एक होता है पहला बाय डायरेक्ट, बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन, एक होता है बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन, और दूसरा होता है बाय, बाय जियोफिजिकल, बाय जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग। ये सब डिप्लोमा में पढ़े होंगे, है ना। तो बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन में क्या होता है सर, कुछ नहीं, सीधा सीधी बोरिंग करेंगे, बोरिंग करने के बाद उसका वहीं पे जांच करेंगे, एट द मोमेंट आपको पता चल जाएगा, अलग अलग छोटा छोटा मशीन ले जाएंगे, वहीं जांच करेंगे। इसके बाद एक होता है जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, छोटा मोटा काम करना है तो डायरेक्ट प्रिपरेशन पेनिट्रेशन करेंगे, छोटा काम के लिए, छोटा काम के लिए, ठीक है। जमीन में छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना, कुछ ऐसा करना हल्का फुल्का, उसमें हमको जरूरत है तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन करेंगे, काम चल जाएगा। जियो फिजिकल पेनिट्रेशन में क्या होता है, इसमें चार मेथड होता है, इसमें चार मेथड होता है। पहला होता है हमारा, कलर चेंज करते हैं, पहला होता है हमारा सेस्मिक, सेस्मिक मेथड। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल मेथड। ये सब देख के घबराना नहीं मेरे भाई, ठीक है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना नहीं, बस हल्का एक वो जानकारी रखिए ना कि हाँ ये सब तरीका होता है, ये सब तरीका से कुछ तो होता होगा, बस इतना जानिए ना, काफी है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक होता है आपका ग्रेविटी वाला, एक होता है मैग्नेटिक वाला, ठीक है, मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक मेथड। जब हमको कोई चीज को गहन जांच करना होता है ना, गहन जांच करना, एक एक चीज के बारे में पता करना, कुछ ऐसा हम प्लान कर रहे होंगे, क्यों कर सकते हैं भाई ऐसा प्लान, हो सकता है हम वहाँ पे कोई डैम बना रहे हो सकता है वहाँ पे कोई टनल बना रहे हो सकता है वहाँ पे हम माइनिंग करना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है। तो हम पूरा पूरी यही कहना चाहते हैं कि अगर पूछ दे क्वेश्चन की बताओ, अब एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, आप बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप बना लेंगे। आप तुक्का भी मारेंगे तो आपका तुक्का सही लगेगा अगर आप डीप में पढ़े हैं, ठीक है। तुक्का भी उसी का लगता है जो कभी ना कभी उस सब चीज को पढ़ा है, उससे गुजरा है, उसको उसी लिए देखा देखा लगता है कि हाँ इसका ये होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा। तो बेसिकली माइनिंग सेक्टर में पूछा जाएगा कि अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अगर सिविल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो फिर डायरेक्ट पेनिट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कहाँ होता है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन मेथड का मतलब होता है कि कच्चा काम अगर करना है, कच्चा काम करना है, जैसे कच्चा मकान वगैरह कुछ बनाना है, कुछ छोटा मोटा ग्राउंड लेवल पे खेती बाड़ी या कुछ ऐसा करना है, कुछ छोटा मोटा टंकी वगैरह कुछ बनाना है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट पेनिट्रेशन मेथड से आपका काम चल जाता है। तो ये चार मेथड होते हैं। सेस्मिक मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेस्मिक है, जो सेस्मिक वाइब्रेशन है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, डेंसिटी, ये सब चीज को देखा जाता है। इलेक्ट्रिक मेथड में बेसिकली वाइब्रेशन को देखा जाता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देखा जाता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देखा जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन में बेसिकली उसका ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में देखा जाता है, और मैग्नेटिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखा जाता है। तो बेसिकली ये सब उतना डीप में नहीं जाना है, खाली आपको नाम लिख दिए, इतना जानकारी है, बहुत ज्यादा इतना जानकारी है, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। तो देखो ऐसा है कि रॉक का बहुत सारा आपको टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, रॉक का आपको बहुत सारा टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा। जिससे पहले दो चार वो लाइन है जो हम आपको लिखा देना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो हम आपको लिखा देना चाहते हैं। भाग तो नहीं गया सब लड़का, देखें,
हमको लगे नहीं 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 भागा भाई, हमको लगा थोड़ा डीप जा रहा है, भाग ना जाए। ठीक है, चलो यही डर लगता है। लाइव में क्या होता है, मजा आता है ना, दो चार कमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्ट्रेस का, स्ट्रेस का क्या डेफिनेशन होता है, तो इट इज डिफाइंड एज लोड अप्लाइड ऑन द मिनरल पर यूनिट एरिया। यानी अगर हम स्ट्रेस को लिखेंगे तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स बाई एरिया, हम स्ट्रेस को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट है जो हम आपको लिखा दे रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। इसके बाद एक स्ट्रेन है, आज रॉक मैकेनिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, अगला दिन ग्राउंड कंट्रोल की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in length, it is the ratio of change in length of the sample, of the sample due to, due to applied load to the original length, original length of the sample। कुल मिलाकर के जो लेंथ चेंज हुआ है और जो पहले लेंथ था, इन दोनों के रेशियो को आप कहेंगे स्ट्रेन। ठीक है, इस स्ट्रेन क्या कहेंगे, स्ट्रेन बराबर ऐसे लिख देते हैं इसको और सिंपल भाषा में, स्ट्रेन एस टी आर ए आई एन, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन बराबर। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस का डेफिनेशन, स्ट्रेन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, दो चार गो टर्म है सर, हम आपको लिखवा देना चाहते हैं ताकि आपको पहले से जानकारी रहे और आपको दिक्कत ना हो। एक होता है आइसोट्रॉपी, एक होता है एनीट्रॉपी, एक होता है आइसोट्रॉपी, एक होता है आपका एनिस्ट्रॉपी, एनिस एन आइसोट्रॉपी। यार एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, जस्ट अ सेकंड। चलो एक आध क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फटाफट बताइएगा। एक आध क्वेश्चन सर किस टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं, मैं अभी आया। देखो, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल दो सेक्शन होता है, उसमें हम रॉक मैकेनिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, फिर हम ग्राउंड कंट्रोल यानी सपोर्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत भागिए, अगर भागिएगा तो फिर आके देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, बाद में आके देख जरूर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो अभी हम दो चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं फटाफट आपका आईक्यू को जांच करने के लिए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ बड़ा होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ा होगा माइनिंग सेक्टर में जनरली, क्या बड़ा होना चाहिए, टेंसाइल चलिए कंप्रेसिव, कंप्रेसिव बता रहा है, बिल्कुल सही। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो पढ़े होंगे डीपली इसको पता होगा, क्लासेस कराए हैं तो उसमें हम एक भी चीज छोड़ते नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन एक आध और है आपसे, एक आध क्वेश्चन और है आपसे। क्वेश्चन ये है, अबुटमेंट प्रेशर ज्यादा बड़ा होगा कि स्टैटिक प्रेशर ज्यादा बड़ा होगा।
अबॉटमेंट प्रेशर ज़्यादा बड़ा होगा हमेशा स्टैटिक प्रेशर से, ठीक है, याद रखिएगा। अबॉटमेंट प्रेशर जो होगा हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा स्टैटिक प्रेशर से। ओके, चलिए अब दो चार क्वेश्चन और है। अगर मान के चलिए बेडिंग प्लेन 0.7 सेंटीमीटर अपार्ट हो, ठीक है, या इससे कम हो, तो उस कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम फ्लैगी कहेंगे, इसे हम बेडेड कहेंगे, या इसे हम मैसिव कहेंगे? बताइएगा। चलिए बताइएगा। फ्लैगी बता रहे हैं, फ्लैगी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, फ्लैगी होगा। अगर हम बताएंगे 7.5 सेंटीमीटर से 1.2 रहता है, तो बताइए क्या होगा? चलो, अगर 1.2 मीटर अपार्ट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1.2 मीटर अपार्ट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बताइए। चलिए ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। इंटरमीडिएट रूप कितना मीटर तक के हाइट को कहेंगे? बताइएगा, इंटरमीडिएट रूप कितना मीटर तक के हाइट को कहेंगे? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा माइक का सेटिंग कर लेना, मे भी थोड़ा दिक्कत आ रहा हो। चलिए एक बार स्पष्ट बता दीजिए, क्या मेरा आवाज सबको सही से आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अभी फटाफट कर रहे थे, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमको लगा सेटिंग कर लेते हैं पहले, कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलिए जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन ये है
कि अगर इमीडिएट फ्लोर की बात करें तो कितना मीटर नीचे तक को इमीडिएट फ्लोर कहेंगे, आप बताइए। इमीडिएट फ्लोर कितना मीटर तक का कहेंगे, बताइएगा। 3 मीटर, जी बिल्कुल सही। अगर आप 3 मीटर बता रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अभी सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते जाते हैं। यूनिट वेट, यूनिट वेट का क्या मतलब होता है? यूनिट वेट का मतलब होता है कि वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कोई भी सॉलिड का, सॉलिड मटेरियल हो, कोई भी सॉलिड मटेरियल हो, कोई भी रॉक हो, कुछ भी हो भाई, रॉक हो या कुछ भी हो, अगर हम उसका वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ऐसे को बोलेंगे आप यूनिट वेट। क्या कहेंगे? इसको आप बोलेंगे यूनिट वेट। यानी वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? यूनिट वेट कहेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, वेट डिवाइडेड बाई, वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू यूनिट वेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। बाकी बाकी तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ हम समझा रहे थे आपको। वहीं पे आते हैं डायरेक्ट। एक होता है आइसोट्रॉपी, एक होता है आइसोट्रॉपी, एक होता है एन आइसोट्रॉपी। एक होता है आइसोट्रॉपी, एक होता है एन आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज है ना, अगर जो प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का हर एक्सिस पे, या यूं कहें जो 3 एक्सिस होता है, 3 एक्सिस होता है ना सर, एक्स वाई जेड, एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस करके 3 एक्सिस होता है। ये तीनों एक्सिस पे प्रॉपर्टी हो किसी भी मटेरियल का, सेम प्रॉपर्टी हो किसी भी मटेरियल का, अगर सेम प्रॉपर्टी हो तीनों एक्सिस पे, तो ऐसे मटेरियल को आप कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट इन डिफरेंट एक्सिस इज नॉन एज एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब होता है प्रॉपर्टी मटेरियल का अगर तीनों एक्सिस में एक्स वाई जेड में सेम हो तो उस कंडीशन में, और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अगर डिफरेंट हो अलग अलग एक्सिस में, तो उसे हम लोग एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह सब पढ़ाई हुए। एक टर्म और है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा है, अलग बात है थोड़ा कभी कभार ही पूछा है, लेकिन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब चीज को नोट करते जाइए। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, चलिए अब एक टर्म होता है पॉइजन्स रेशियो, यूपीपीएससी में पूछा था। टर्म होता है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? ये होता है लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड, ये सब चीज आपको याद कर लेना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी समझने जाओगे तो एक एक टर्म में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी एग्जाम माथा में चढ़ के नाच रहा है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सब चीज को रट ले, वही ज्यादा अच्छा रहेगा अभी का टाइम के लिए। अगर टाइम नहीं है तो फिर मेरा वीडियो जाके देखिए पुराना वाला हम पूरा भर भर के समझाएं एक एक चीज को डिटेल में। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, बेसिकली पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। अगर हम पॉइजन्स नंबर बोलेंगे ना, जैसे ही हम पॉइजन्स नंबर बोलेंगे, ये जो पूरा का पूरा चीज है, ये क्या होगा? ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज हमारा रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा उल्टा। ठीक है, तो पॉइजन्स नंबर और पॉइजन्स रेशियो एक दूसरे के पूरे रिवर्स होता है, याद रखिएगा। पॉइजन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ना।
चलिए, और पॉइजन्स नंबर बराबर होता है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड बाय लैटरल स्ट्रैंड। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी इसका मिल जाएगी। अभी रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं और इधर से भी जा रहा है रिकॉर्डिंग, सेफ्टी के लिए हम इसको कर ले रहे हैं। अभी टाइम खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है अलग अलग जगह से, इसीलिए तो निपटा ले रहे हैं। चलो, अभी दो चार को टेस्ट है सर, टेस्ट का नाम हम लिखेंगे और आपको वो चीज़ रट लेना है, ठीक है। क्योंकि रॉक मैकेनिक्स में अभी आपको अगर हम, चलो ठीक है, कोई नहीं, बताते हैं। तो भाई ऐसा है कि हमने आपको बताया कि एक तो बताया कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक तो बताया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जांच करने का, कुछ जांच करने का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जांच करने का, है ना, वो टेस्ट करने का कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा टेस्ट होते हैं, ये सबको एकदम रट लीजिएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट का नाम, इसका टेस्ट का नाम, उसका टेस्ट का नाम से करके, ठीक है। दो दो सबके लिए याद रखना। एक होता है ट्राई एक्सियल, ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट, एक होता है ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट, ठीक है। और एक होता है आपका यूनी एक्सियल, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। ट्राइक्सियल, यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल एक एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगाते हैं और ट्राइक्सियल में सब तीनों तरफ लगाते हैं। तो खैर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जांच करने का ये तीन दो आपका जांच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा जांच, लेकिन ये दो जांच ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों जांच का नाम याद रखिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ। ओके, चलिए आते हैं आगे। ओके, मैं स्लाइडर चेंज कर लेता हूँ, मे बी लोड ज़्यादा पड़ रहा है इस पर, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला आप समझ गए। इसके बाद एक होता है शियर स्ट्रेंथ। क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट कौन कौन सा है सर, ये शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट कौन कौन सा है। शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट है पहला डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये हो गया टेस्ट। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है पंच शियर टेस्ट, पंच शियर टेस्ट। एक एक टेस्ट के बारे में अभी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जाम के सामने है और इतना डिटेल में ना पूछेगा, अगर पूछेगा तो खाली नाम पूछेगा, उससे ज़्यादा आज तक कुछ पूछा ही नहीं है, गेट तक का लेवल बता रहे हैं। चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो जांच होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो टेस्ट होता है, वो कौन कौन सा होता है। पहला है ब्राजीलियन टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है आपका बेंडिंग टेस्ट, दूसरा होता है आपका बेंडिंग टेस्ट। तो सर हमने तीन टाइप का स्ट्रेंथ लिखवाया था, तीनों टाइप का स्ट्रेंथ के बारे में समझाया और तीनों टाइप का स्ट्रेंथ में कौन कौन सा जांच करते हैं ये भी बताया, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट में डायरेक्ट शियर टेस्ट, पंच शियर टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट में ब्राजीलियन टेस्ट और बेंडिंग टेस्ट होता है ना। जबकि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट में टेंस ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट और यूनी एक्सियल लोड टेस्ट, ये बस नाम आप लिख लेंगे तो आपके लिए इनफ है। अगर अभी नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही आपके पास, आप आराम से बैठ के पूरा नोट्स बना लीजिएगा इस चैप्टर का पूरा प्रॉपर। जितना कुछ लिखाते जा रहे खाली उसको लिख लीजिएगा ना, तो उसके ज़्यादा सवाल नहीं है कि कुछ पूछे, ठीक है। चलिए, अभी एक टर्म होता है L/D रेशियो। अब ये क्या चीज़ है समझते हैं। देखो भाई ऐसा है कि कोई भी चीज़ को हम सिलिंड्रिकल अगर ले रहे हैं, सिलिंड्रिकल सैंपल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में सिलिंड्रिकल सैंपल कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सिलिंडर का सैंपल अगर हम लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डायमीटर। तो लेंथ और डायमीटर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी ऐसा है, मान के चलिए कि एक सिलेंडर का सैंपल लिए, इस सैंपल को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिमेन हम लिए, सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन लिए, इसके बाद उसका लेंथ जो था वो था आपका 10 सेंटीमीटर और डायमीटर जो था वो था आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर करेंगे, हम लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर करेंगे, यानी L/D करेंगे। L कितना है, लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर और D कितना है 5 सेंटीमीटर, कट के आएगा 2, यानी 2 बोलो या 2:1 बोलो, दोनों बराबर है, ठीक है। 2 बोलो या 2:1 बोलो, दोनों बराबर है, ठीक है। चलो, दोनों बराबर। तो L/D रेशियो आपका कुछ कुछ चीज का याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बोलेंगे कि बताओ कोई सिलिंड्रिकल सैंपल है,
कोई सिलिंड्रिकल सैंपल है तो उसका एल बाई डी रेशियो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। सिलिंड्रिकल सैंपल हो तो उसका एल बाई डी रेशियो होगा 2, या फिर 2 बोलो या 2:1 बोलो, दोनों का दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों का दोनों एक ही बात है। लेकिन हम कोई स्पेशल जांच के लिए बोलेंगे तो ये डाटा अलग हो सकता है। अगर जनरल हम सिलिंड्रिकल सैंपल की बात करेंगे तो एल बाई डी रेशियो 2 होता है, यानी 2:1 होता है। हम अभी लिखवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बोलेंगे कि बताओ कोई क्यूबिकल, कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका एल बाई डी रेशियो कितना होगा। ठीक है, एल बाई डी रेशियो कितना होगा। तो आप कहेंगे सर क्यूबिकल ब्लॉक में तो लेंथ होगा और ये वाला भी लेंथ होगा, तो कुल मिलाकर के वही लेंथ और लेंथ को काटना है। ठीक है, वही लेंथ और लेंथ को काटना है क्यूबिकल में। ठीक है ना। चलो ऐसे करके क्यूबिकल, कुछ क्यूबिकल अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, तो ये तो हो गया एक साइड का लेंथ, तो इसको ले लो। और ये वाला जो चौड़ाई है ये अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, इसीलिए इसमें डाटा में भी, है ना। लेकिन जनरली एक ही होता है, क्योंकि क्यूबिकल का आपको पता है। क्यूबिकल की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देखो, एक क्यूब है, क्यूब में हम बोलेंगे कि सब के सब साइड बराबर होते हैं, दूरी भी बराबर होता है। अगर आप कोई क्यूब ले लो, जैसे एक डाइस है, डाइस को लेके देखोगे तो उसमें सब साइड बराबर मिलेगा। तो आप एल बाई डी रेशियो करोगे, मान के चलिए ये है 5, तो ये वाला भी है 5, इधर भी है 5। ठीक है, तो एल कितना हो जाएगा 5, डी कितना हो जाएगा 5, काटेंगे कितना हो जाएगा 1। तो यानी क्यूबिकल ब्लॉक में हमेशा एल बाई डी रेशियो कितना होता है, 1 होता है। क्यूबिकल ब्लॉक में एल बाई डी रेशियो कितना होता है, याद रखिएगा 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक बोलेगा 1, सिलिंड्रिकल ब्लॉक बोलेगा एल बाई डी रेशियो हमेशा 2 होगा। लेकिन अब एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जी, बिल्कुल है, कुछ एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। एक्सेप्शन है कुछ टेस्ट, कुछ टेस्ट में ये जो एल बाई डी रेशियो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ब्राजीलियन टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट, अगर मैं ब्राजीलियन टेस्ट की बात करूं तो इसमें एल बाई डी रेशियो आपका होता है 0.5 से लेकर के 1 तक, 0.5 से लेकर के 1 तक होता है हमारे एल बाई डी रेशियो ब्राजीलियन टेस्ट में। अगर मैं पॉइंट लोड टेस्ट की बात करूं, पॉइंट लोड टेस्ट की बात करूं तो इस कंडीशन में एल बाई डी रेशियो होता है 1.4। एल बाई डी रेशियो कितना होता है, 1.4 होता है। बाकी अदर टेस्ट की बात करूं तो अदर टेस्ट में हमेशा होता है 2:1। तो अगर कभी ब्राजीलियन अलग से पूछ दिया है तो आपको 0.5 से 1 बताना है। पॉइंट लोड टेस्ट बोल दिया है तो 1.4 बताना है। अदर टेस्ट बोला है, कुछ भी बोला है, सिलिंड्रिकल बोला है तो 2:1 बताना है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम कब है सर, कुछ पता चला। एससीसीएल का एग्जाम जल्दी होने के चांसेस है। ठीक है, एससीसीएल का एग्जाम जल्दी होने के चांसेस है। बाकी अदर एग्जाम का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। कंपनी वाला सब दबा के बैठा है, इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है। ठीक, चलो ओके, तो एल बाई डी रेशियो आपको पता हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक टर्म है सब्सिडांस। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ भाई कितना पूरा टाइम, 58, और इधर कितना होगा 1:11। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है सब्सिडांस, सब्सिडांस। ठीक है, सब्सिडांस क्या होता है सर, सब्सिडांस होता है अगर मान के चलिए कोई माइनिंग एरिया है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइन से माइनिंग एरिया है और ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस। ठीक है, तो माइनिंग एरिया के कारण सरफेस तक अगर उसका असर हो जाए, माइनिंग एरिया के कारण सरफेस तक उसका असर हो जाए, तो ऐसे सरफेस में असर होने के बाद क्या होता है, सरफेस में बहुत सारा क्रैक्स आ जाता है, जमीन धंस जाता है। ठीक है ना, गोफ बन जाता है, ऐसे कुछ होते हैं। अगर मेरे कभी भी ऐसा होता है तो सब्सिडांस होता है। तो बेसिकली सब्सिडांस क्या है, माइनिंग एरिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ऐसा है कि हमारा ये क्या है, गैलरी है, यह पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन है कुछ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट को अगर हम ए कहेंगे और ये वाला पॉइंट को बी कहेंगे, इधर क्या है, इधर आपका कोल ब्लॉक है। ठीक है, इधर क्या है, बेसिकली आपका कोल ब्लॉक, इस साइड में, इस साइड में। ठीक है, अभी सरफेस में मान के चलिए ये आपका क्या है, ये सरफेस, सरफेस में यहाँ तक क्रैक आया है, ये जो पॉइंट सी पॉइंट है
ये लास्ट क्रैक आया, यहाँ लास्ट क्रैक है या लास्ट असर है सरफेस में। इधर में जो लाइन है ये आपका डी पॉइंट है जहाँ पे लास्ट असर है, लास्ट असर है सब्सिडांस का, सब्सिडांस का। तो हम क्या करेंगे, जो माइनिंग एरिया है उसको और जो बेसिकली सरफेस पे जहाँ पे लास्ट क्रैक आया उसको लाइन को ज्वाइन करेंगे। ऐसे लाइन को बोलेंगे फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक। क्या कहेंगे, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक। इसको भी क्या कहेंगे, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यही फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक को अगर हम हॉरिजेंटल से मिला दें तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ ड्रॉ। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ ड्रॉ कहेंगे। सेम ए वाला लाइन में भी होगा, ए वाला पॉइंट में भी होगा। अगर हम इसको मिला दें वर्टिकल से, ये क्या है हमारा वर्टिकल, ये हमारा क्या है वर्टिकल। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ ड्रॉ। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एंगल ऑफ ड्रॉ। ओके, यहाँ तक स्पष्ट हो गया, हार्मोनिक माइनिंग बता रहा है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। ठीक है, चलिए, एक होता है जीरो सब्सिडेंस पॉइंट। जीरो सब्सिडेंस पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जीरो सब्सिडेंस पॉइंट होता है जहां पे सरफेस पे कोई असर ना हो, जहां पे सरफेस पे कोई असर ना हो, ऐसे जगह पे माने माइनिंग कर रहे हैं नीचे में और सरफेस में सब्सिडेंस का कोई खतरा ना हो, ऐसे एरिया को कहेंगे जीरो सब्सिडेंस एरिया। या फिर ऐसा पॉइंट या ऐसा सरफेस अगल बगल में तो क्रैक आया है, उस जगह पे क्रैक नहीं आया, तो ऐसे जगह को आप क्या कहेंगे, जीरो सब्सिडेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है, जीरो सब्सिडेंस तो मैंने लिखा दिया। ये तो मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दो चार को स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, लगता है मुझे टाइप करना पड़ेगा। दो चार स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। एक मिनट, इसको बड़ा करना पड़ेगा आपको। इसको एक मिनट, पेन का थोड़ा लफड़ा आ रहा है तो चलो टाइप ही कर दे रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं एक मिनट दिखा दे रहा हूँ आपको, पेज नंबर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, जस्ट अ सेकंड। द एंगल ऑफ ड्रॉ is always positive in Indian coal mining या इंडियन माइनिंग कंडीशन, या फिर ये हम सिंपल कहते हैं इन इंडियन माइनिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ ड्रॉ, द दो बार लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ ड्रॉ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन इंडियन माइनिंग। इंडियन माइनिंग में एंगल ऑफ ड्रॉ हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट को हमेशा नोट करके रखें, इस पॉइंट को आप नोट करके रखें। ठीक है, चलिए, ओके। इसके बाद कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर हार्मोनिक माइनिंग क्या होता है, तो समझिएगा इसको, हार्मोनिक माइनिंग। हार्मोनिक माइनिंग का एक स्टेटमेंट है, पहले इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हार्मोनिक माइनिंग is a method, harmonic mining is a method of controlling subsidence by proper control in underground mines। बेसिकली अब क्या समझते हैं, हार्मोनिक माइनिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप सब्सिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे होता है समझाते हैं आपको। मान के चलिए कि कोई रिवर है, ठीक है, मान के चलिए कोई टाउन है ना, टाउन है या फिर कोई रिवर है या फिर कोई रोड है ना। ये कहाँ है, ये बेसिकली सरफेस पे है। ये कहाँ है, ये सरफेस पे है।
अगर उसके नीचे आपको माइनिंग करना है, ठीक है, अगर उसके बीनीथ में अगर आपको माइनिंग करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, हार्मोनिक माइनिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हार्मोनिक माइनिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है सर, ये एक तरह से जनरल तरीका है, एक तरह से जैसे आप गोफ बनाते हैं, माइनिंग करते हैं स्टोइंग में, केविंग मेथड में, कोई केविंग मेथड में कैसे माइनिंग करते हैं, स्टोइंग मेथड में कैसे माइनिंग करते हैं। केविंग में आप पूरा का पूरा खोद के छोड़ देते हैं, और जो स्टोइंग मेथड होता है, स्टोइंग मेथड में बेसिकली आप क्या करते हैं, स्टोइंग मेथड में आप नीचे का भरते जाते हैं हिस्सा और ऊपर माइनिंग करते जाते हैं, ठीक है। यही तरीका एप्लीकेबल होता है ना। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होगा, नीचे माइनिंग करते जाएंगे और ऊपर करते जाएंगे, नीचे माइनिंग करते जाएंगे, ऊपर करते जाएंगे, ठीक है। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है यार, इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, लगता है इतना ही रखना पड़ेगा आज, कभी छूट रहा है कभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। ग्राफिक टैब है, ग्राफिक टैब काम नहीं कर रहा और ऑनलाइन वाला है, तो इसके लिए समस्या हो रहा है, ठीक है। बट आज हमको लगता है रॉक मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म होता है, रॉक मैकेनिक्स वाला में और कुछ है नहीं, बाकी सब स्टैंड वगैरह सब तो दिखाई दिए हैं। रॉक मैकेनिक्स का पोर्शन आपका कवर हो जाता है। अब हम सपोर्ट पे आएंगे, अगला क्लास से किस पे आएंगे, अगला क्लास से हम सपोर्ट पे आएंगे और सपोर्ट को अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं भाई आज इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में हमको सपोर्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है हम आज ही रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो देखो यार, सपोर्ट हम करा रहे हैं, महामैराथन सपोर्ट आपका आज डाल देंगे, और एक और वीडियो शायद आज रात को या कल तक डाल देंगे, तो सपोर्ट आपका खत्म हो जाएगा। कल एक महामैराथन चाहते हैं हम, एक अलग टॉपिक का, तो आप वो टॉपिक मेरे को कमेंट करें, ठीक है। टॉपिक कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक का महामैराथन चाहते हैं। सपोर्ट हो चुका है, वेंटिलेशन हो चुका है ना, स्टेचुरी सर्टिफिकेट हो चुका है, माइंस एक्ट, माइंस रूल सब हो चुका है, तो अलग ही टॉपिक कुछ बताइएगा। चलिए सजेस्ट कीजिए, आप सजेस्ट कीजिए। बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर और मेथड कह रहा है, मेथड, ये दोनों अच्छा टॉपिक है, बेल्ट कन्वेयर भी और मेथड भी अच्छा टॉपिक है। वॉल्यूम देखो बार, रिकॉर्डेड तो सब है, ग्रुप में डाले होंगे लिंक के फॉर्मेट में, लेकिन चूंकि आप चाह रहे हैं टीचमेंट में डाले, तो टीचमेंट में थोड़ा समय लगेगा ना, हमको भी डालने में थोड़ा समय लगेगा, खोज खोज के सब लिंक को डालना पड़ेगा। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप पहले से क्लास कर रहे हैं तो देखिए आपका लिंक तो सब डाला होगा उसमें, कुछ कुछ के देखिए मिल जाएगा। चलिए, बेल्ट कन्वेयर कह रहे हैं, मेथड ऑफ वर्किंग कह रहे हैं, तो देखते हैं। मेथड ऑफ वर्किंग हम करवा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। मेथड ऑफ वर्किंग आपका अगला क्लास में करा देंगे, उसके जस्ट आगे हम करा देंगे बेल्ट कन्वेयर, ओके। चलो आज इतना ही रखते हैं यार, आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा पेन धोखा दे दिया, नहीं तो फिर आज तो खत्म ही था आपका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय। और जो यूट्यूब के जरिए क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए, अगर व्हाट्सअप नंबर में हम लिख पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा पेन धोखा दे दिया, तो जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, ठीक है। लेकिन व्हाट्सअप नंबर मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, 6200670155, अगर स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। चलिए, स्क्रीन पे नंबर नंबर आ रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, मुझे क्लासेस करना है, मैं आपको आगे बता दूंगा आपको क्या करना है। टीचमेंट के जरिए मैं क्लासेस करवाता हूँ, लाइव क्लासेस, अगर लाइव नहीं छूट जाता तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डालता हूँ, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तीनों को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा अवेलेबल उसी ऐप में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। चूंकि आपके पास कम टाइम है, इसलिए मैं आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। आप अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो लेक्चर के फॉर्म में कर सकते हैं। अभी देख रहे थे 50 के आसपास बच्चे क्लास कर रहे थे, जबकि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बच्चों की संख्या लगभग 529 है। अब उस 529 में मैं सबको नहीं कह सकता हूँ कि क्लास करो लाइव, बट आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लासेस चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पे लिख दिया हूँ। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय।